आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम एक विशेष प्रश्न को लेके है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सभी पार्टियां मैदान में हैं। अब न्याय सभा भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, तो न्याय सभा के प्रस्तावों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि जहां जहां भी न्याय सभा का प्रचार हो रहा है तो इसके प्रस्तावों की धूम है और भारी जन समर्थन इसके साथ खड़ा होता दिख रहा है। साफ जाहिर है कि आने वाले एक दो चुनावों में यह पार्टी भारी बहुमत की ओर बढ़ेगी और अन्य तमाम पार्टियों को इसके प्रस्तावों के अनुरूप जनहित के न्यायोचित कार्य करने पड़ेंगे, अन्यथा उनका सारा जनाधार गायब हो जाएगा। तो एनडीएस का बढ़ता हुआ जन समर्थन एक जन सैलाब का रूप धीरे धीरे लेता चला जाएगा और इसमें जो 95% जो आम जनता है उसका समर्थन तीव्र गति से एनडीएस के साथ हो रहा है। बहुत दिनों तक ये फर्जी पार्टियां, न्याय विरोधी नेतृत्व करने वाली जनता का विगत 70 वर्षों से भी अधिक समय से रक्त चूस रहे हैं। प्रायः सार्वजनिक धन रूपी राजकोष पर 5% लोगों ने अपना झूठ और पाखंड के द्वारा कब्जा जमा रखा है और उसका दुरुपयोग और दुरुपभोग करते हुए 95% लोगों के हिस्से का हरण कर रहे हैं और ये 70 साल से प्रमाणित बात है। इसमें किसी को दबी छुपी जैसी बात नहीं समझनी चाहिए, स्पष्ट ही है, सभी को ज्ञात है। जनता के लिए जो शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण 4 ही राजकीय कार्य होते हैं, सरकार के कर्तव्य हैं जनता के प्रति, जिनमें से ना तो 95% लोगों को शिक्षा दी गई है, ना ही रोजगार दिया गया है, ना सुविधाएं आवासीय दी गई हैं और ना ही संरक्षण दिया गया है। नाम मात्र के लिए उनके लिए कुछ दाने जैसे शिकारी डालता है चिड़ियों के लिए, उस तरह से दाने डालकर उनको हर बार फंसा लिया जाता रहा है और हर चुनाव में इनका शोषण किया जाता रहा है। जनता के जनाधिकार, जिसमें ये विद्या प्राप्ति का अधिकार, जीविका प्राप्ति का अधिकार, सुविधा प्राप्ति का अधिकार, संरक्षण प्राप्ति का अधिकार, ये चारों जनाधिकार जनता की, जिन पर 25% राजकोषीय बजट प्रतिवर्ष आवंटित होना चाहिए था और नहीं हुआ आज तक। जनता इससे वंचित है 95%। केवल 5% लोग ये पूरा का पूरा बजट सब डकार जाते हैं और जैसे कि एक परिवार में अगर
चार भाई हैं तो चारों को समान रूप से चीजें सुलभ कराने के बजाय घर के पैसे का चंद एक दो लोग दुरुपयोग करते रहें, उससे दुर्भोग जारी रखें और आम जनता को सामान्य जीवन यापन की आवश्यकताओं के लिए भी जूझते हुए जीवन बिताना पड़े। तो ऐसी स्थिति लगातार ये बनी हुई है और आजादी के बाद लगभग एक लंबा अरसा बीत गया है। सन 50 से लेके अब ये 2022 तक में एक 70 साल से अधिक का एक लंबा 7 दशक बीत चुका है। आज तक न्यायशील बजटीकरण का मार्ग नहीं अपनाया गया और हर प्रकार की पार्टियां सत्ता में आ चुकी हैं। कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक वर्चस्व रहा, बीच में जनता पार्टी हल्दर भैया का वर्चस्व स्थापित हुआ, फिर इसके पश्चात फिर कांग्रेस, फिर बीच में जनता दल, फिर स्वतंत्र रूप से भाजपा, फिर गठबंधनों का दौर, फिर धीरे धीरे अभी तक हर पार्टी को मौका मिला। उसमें चाहे वो केंद्र या राज्यों में देखा जाए तो कोई भी पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी तमाम पार्टियां हों, इन सभी ने प्रायः कहीं ना कहीं शासन में प्रतिष्ठा प्राप्त की, लेकिन जो विधायिका में घुसकर जो न्याय विधान बनाना चाहिए था, वो न्याय विधान सही ना बनने के कारण मंत्रियों की नीतियां, न्यायालयों के द्वारा किया जाने वाला निर्णय सब न्याय विरुद्ध होता चला गया। जनहित न्यायोचित रूप से सुरक्षित नहीं रहा। एक हंसता है 10 रोते हैं का गीत जनता गाती रही, फिल्में इस पर बनती रही और लोगों में निराशा, हताशा, उदासी, बेचैनी, मानसिक तनाव, कुपोषण, अपोषण, भीषण गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा और बेरोजगारी का पूरा परिवेश बना रहा। लोग अशिक्षित, बेरोजगार, बेघर और बीमार होकर जीवन जीते रहे। उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सभी प्रकार के संप्रदाय दुख उठाते रहे, उनके लोग दुख उठाते रहे, लेकिन किसी भी नेतृत्व की आंख में न्यायशील नेत्र का उदय नहीं हुआ। तो उनका नेतृत्व अंधोअंधा, ठेलिया, सबरे कूप पड़ंत जैसी स्थिति बनी रही। अब आवश्यकता यह है कि एक न्यायशील पार्टी का विकास हो, पार्टी प्रतिष्ठित हो, जो शाश्वत और सनातन हो, शाश्वत और सनातन मूल्यों को प्रतिष्ठित करे, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई का एक सार्वभौम और सार्वजनिक हित सिद्ध हो। प्रत्येक नागरिक को समुचित विद्याधिकार मिले, शिक्षा मिले, प्रशिक्षण मिले, 25% बजट उस पर इलाज हो। उसके पश्चात जीविका प्राप्ति का अधिकार हो, 25 साल तक पहले सबको निःशुल्क शिक्षा मिले, फिर इसके पश्चात एक रोजगार का साधन आजीविका के रूप में उनको सुलभ कराया जाए। कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व 4 में से किसी एक कर्म पद और संपदा का अधिकार
जनता को उसकी पात्रता अनुसार प्राप्त हो, और इसके लिए इन चारों संसाधनों की सुलभता है तो 25% राजकोषीय बजट का उपयोग किया जाए, उससे एम्प्लॉयमेंट फंड बनाया जाए, उस फंड से बिना ब्याज की पूंजी सुलभ कराई जाए, अथवा प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ रुपए तक की कैपिटल क्रेडिट अनिवार्य रूप से ग्रांट की जाए, और उस पर किसी भी प्रकार का रेपो रेट अथवा कोई ब्याज की दर अथवा कोई शुल्क अथवा अन्य प्रकार से कोई टैक्सेशन आदि की व्यवस्था हटाई जाए, उसको निर्भर मुद्रा प्रचलन प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाए, क्योंकि संसाधन का शोषण होने पर मनुष्य सब कुछ गंवा बैठता है। संसाधन उसकी पूंजी होती है, पूंजी पर चुकाया जाने वाला ब्याज पूरे बिजनेस को डुबा देता है, लागत मूल्य बढ़ता चला जाता है। तो बिना पूंजी वाला जो बड़ा सेठ है उसके कंपटीशन में ब्याज पर लिया हुआ पूंजी वाला जो साधारण उद्यमी है, ये चारों खाने चित्त हो जाता है इसका माल अधिक लागत मूल्य के कारण ब्याज दरों के प्रभाव से। जब इसके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तब ये उनके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता बाजार में, और इसका माल बिक नहीं पाता। तो इसका जब उत्पादित माल बिकेगा नहीं तो ये बाजार में ठहरेगा नहीं, इसका उद्यम डूबने लगेगा। परिणाम ये होगा कि कोई दूसरा सेठ पूंजीपति के उद्यम को खरीद करके आधे पौने दाम पर इसकी पूंजी को समाप्त कर देगा, इसके रोजगार को मिटा देगा। तब उसका परिणाम ये होगा कि लोग दर दर की ठोकर खाएंगे, तकलीफें भोगेंगे, दुख उठाएंगे, और उनका जीवन गरीबी के मकड़ जाल से घिर जाएगा। न्याय धर्म सभा प्रयत्न कर रही है कि जनता को इस मकड़ जाल से छुटाए। तो यदि उसको एक 25% बजट से एम्प्लॉयमेंट फंड बनाकर सुविधा दी जाए, आरबीआई द्वारा मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाकर सभी को 1 करोड़ रुपए की कैपिटल क्रेडिट प्रदान की जाए, जिसको लोग उचित सिक्योरिटी जमा करके उसे विड्रा कर सकें अपनी जरूरत के मुताबिक, तो उनका अपना बर्फ का गोला वो ले जाके वहां से उसकी लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन करा के और बाजार में इस्तेमाल कर सकें। इसी काम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का कोई केंद्रीय बैंक इसी उद्देश्य से स्थापित होता है। लेकिन चंद सेठों के मकड़जालों में फंसकर उनकी पूंजी को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए इस रेपो रेट को लगाकर और पूरे देश के आर्थिक शोषण का मार्ग खोला जाता है। उनके उद्यम को नष्ट किया जाता है, रोजगारों को नष्ट किया जाता है, ताकि उनको नौकर, मजदूर और गुलाम बनाया जा सके। किसानों को कृषि भूमि ही उसका रोजगार है, वणिकों की वाणिज्यिक पूंजी ही उनका रोजगार है, राजकोषीय वेतन ही राजकर्मियों का रोजगार है, नेतृत्व भत्ता ही नेतृत्व कर्मियों का, नेताओं का रोजगार है। यदि 4 प्रकार के कर्म हैं और 4 प्रकार की पात्रताएं भी होती हैं समाज में,
शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, इनको 4 क्यूज कह सकते हो, PQ, IQ, EQ, SQ, फिजिकल कोसेंट, इंटेलिजेंस कोसेंट, इमोशनल कोसेंट एंड स्पिरिचुअल कोसेंट। ऐसे करके जैसे जैसे लोगों में इन उच्च केंद्रों का विकास होता जाता है, वैसे वैसे वो उच्च कर्म और पद और संपदा की मालिक बनने योग्य हो जाते हैं। तो उनको इस प्रकार से निजी निजी रोजगार सभी को सुलभ हो जाता है, तो कोई किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं रह जाती। सभी वर्ग किसी भी उद्यम में विनियोग 3 प्रकार से मुख्यतः होते हैं, जिनमें श्रम, पूंजी और सरकारी सुविधाओं का विनियोग होता है। इन तीनों को समाधिकारिता त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होता है, इसीलिए त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था को न्यायशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जैसे जैसे इंप्लीमेंट होंगी तो सभी को रोजगार उपलब्ध होगा, मिल्कियत के रूप में वे मालिक बन सकेंगे। तो गुलामी से छुड़ाकर मिल्कियत की ओर ले जाना न्याय धर्म सभा का प्रमुख उद्देश्य है। अन्याय ही गुलामी है, न्याय ही आजादी है। तो आजादी की वास्तविक जो लड़ाई है वो गोरे अंग्रेज खदेड़ देने से काले अंग्रेजों के हाथों में यदि प्रभु सत्ता चली जाए तो वे भी अन्याय करते रहेंगे और प्रजा को दास तुल्य रखेंगे, गुलाम बनाकर रखेंगे, उसको मालिकाना हक नहीं देंगे। न वो शासन में मालिक है, न वो राशन में मालिक है, राशन के लिए भी गुलाम है, शासन के लिए भी गुलाम है। मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में न्याय धर्म सभा कोशिश कर रही है कि सभी को एक उचित परिवेश मिले, ये चारों जनाधिकार उसको प्राप्त हों, ताकि वो शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण अच्छे से प्राप्त कर सके और एक सम्माननीय जीवन प्रत्येक नागरिक जी सके। अब ये कैसे प्राप्त होगा? लोगों का ख्याल ये है कि यदि न्याय धर्म सभा सत्ता में आएगी तो ये चारों जनाधिकार दे देगी। ऐसे इसके 111 प्रस्ताव हैं जिनको इसे क्रियान्वित करना है, लेकिन मुख्य बात यह होती है कि चारों जनाधिकार जनता को प्राप्त हों। चुनाव में इन चारों जनाधिकारों को चुनावी घोषणा पत्र में न्याय धर्म सभा ने जारी किया है। लोग एक महालोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इन चारों जनाधिकारों को अर्जित कर सकते हैं, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। कोई भी पार्टी सत्ता में तमाम वादे करके आती है और अगर वो नहीं देती है तो लोग उसका क्या कर लेंगे। हमसे भी एक प्रश्न पूछा गया कि अगर न्याय धर्म सभा सत्ता में आती है तो क्या गारंटी है कि वो हमको हमारे अधिकार दे देगी। ये जनता को जो चारों जनाधिकार की बात न्याय धर्म सभा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया है, वो जनता को प्राप्त होंगे, इस बात की जनता आश्वस्तता चाहती है, आश्वासन चाहती है कि वास्तव में क्या न्याय धर्म सभा इन्हें देगी। न्याय धर्म सभा तो न्याय पर आधारित ही पार्टी है, न्याय ही इसका उद्देश्य है। तो दूसरी पार्टियों की तरह इसका बेईमानी से संबंध नहीं है, इसलिए ये तो न्याय के लिए ही काम कर रही है, तो अन्याय का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कोई इसका एजेंडा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि न्याय धर्म सभा की गारंटी है। गारंटी इस तरह से है कि न्याय धर्म सभा ने न्यायशील महालोकतंत्र घोषित किया है। ये सरकार में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय धर्म सभा ने अपनी पार्टी के भीतर इसे लागू कर रखा है।
ये इसका निजी मामला है, आंतरिक मामला है पार्टी का, तो इससे किसी को कोई आपत्ति अथवा इससे कोई संवैधानिक अड़चन या कोई कानूनी समस्या इससे नहीं आती। तो न्याय धर्म सभा के अपने आंतरिक बिंदुओं पर यह पूरी तरह से लागू है कि यदि न्याय धर्म सभा इसके द्वारा घोषित कार्यक्रमों पर, घोषित प्रस्तावों पर काम नहीं करती है, तो जनता जब चाहे तब इसके विधायकों को नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना जैसे गंभीर प्रावधानों के द्वारा इसके नेता और मंत्रियों को चुन भी जैसे सकी है, उसी विधि से इन्हें हटा भी सकेगी वोटिंग पद्धति के द्वारा। इसके लिए पार्टी ने एक ऐप जारी करके उसमें वोटिंग का प्रावधान दिया है कि जनता जब चाहेगी तब हमारे नेताओं को, उनके जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनको हटा सकेगी। और हमारे द्वारा जो मंत्री यहां जनता से चुन के आएंगे और इधर बनाए जाएंगे, उन मंत्रियों को भी वो हटा सकेंगे। पार्टी ने जिन्हें विधायक और मंत्री बनाया, अगर वे कार्य नहीं करते हैं जनता का न्यायोचित, तो जनता को हटाने का अधिकार पार्टी ने अपने आंतरिक प्रावधानों के द्वारा जनता को दे रखा है। ये सारी व्यवस्था पार्टी में लागू है। तो ये पहली पार्टी है ऐसी दुनिया की जिसने जनता को सीधे सीधे अपने आंतरिक प्रावधानों द्वारा ये अधिकार ये प्रदान कर रही है। और भी आवश्यक होने पर सभी प्रकार के इसमें प्रावधान बनाए जाएंगे पार्टी की आंतरिक नियमावली में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को पावरफुल बनाया जा सके। जनता जितना अधिक पावरफुल होगी, जनता जितने, उसके हाथ जितने अधिक मजबूत होंगे, उतना वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगी। तो ये पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी का अहंकार नहीं है। इसमें पार्टी के जो प्रदूषण हैं, उन पंचदोषों से ये पार्टी मुक्त है। पार्टी में पार्टी तो ही नहीं है, दरअसल ये एक समाज सेवी संगठन के रूप में विगत 32 वर्षों से काम करती रही। 1990 से लेके अभी तक ये लगभग 32 वर्ष से लगातार कार्यरत है। और ये पहली बार चुनाव में इसको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि लोग सभी पार्टियों से ऊब चुके हैं, राजनीतिक पार्टियों से। तो ये एक राजनीतिक पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड जरूर कराई गई है। और चूंकि ऐसा अभी कानून है, ऐसा संविधान है, ऐसी व्यवस्था है लोकतांत्रिक प्रणाली में कि पार्टी के रूप में जो उतरेगी वही वहां पे सरकार बना सकेगी और अपने प्रावधान लागू कर सकेगी। तो उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको एक पार्टी के रूप में उतारा अवश्य गया है। लेकिन जनता को इससे कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि दूसरी पार्टियों की तरह यह कोई पार्टी है। यह कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो खतरनाक हो। इस पार्टी में कोई पार्टित्व तो नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। तो ये पार्टी अपने दम्भ से मुक्त है, ये विनम्र है। पार्टी ही पूरी विनम्र है, इसमें व्यक्ति की बात नहीं है। इस पार्टी को ही विनम्र बनाया गया है, विनम्र बनाया गया है, सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है, जनता की भागीदारी वाला बनाया गया है। तो इसमें जन भागीदारी है, इसमें सार्वजनिक भागीदारिता पर आधारित पार्टी का शासन प्रशासन है। तो पार्टी जब भी अपने आंतरिक मामलों के शासन प्रशासन में भी सार्वजनिक भागीदारिता प्रदान करती है, साथ में ये जहां भी पार्टी चुनाव जीत कर सत्ता में आएगी, किसी स्टेट में, किसी सेंटर में, तो वहां भी पूरी तरह से ये विधानसभा लोकसभा में सर्वत्र, इवन इसके द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल में भी सर्वत्र जनता की भागीदारी सुनिश्चित ये करेगी। इसके लिए जैसा विधेयक बनाना पड़ेगा तो ये विधेयक भी बनाएगी। जैसी जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो किया जाएगा और जनता के हाथों को मजबूत किया जाएगा। जनता के हाथ में अगर कुछ नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र। चंद चालाकों के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करके
जनता के साथ घोर अन्याय किया जाना विगत कई दशकों से प्रमाणित है। इसलिए अब इस पार्टी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से, बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े सहज भाव से जनता को पूरा का पूरा मताधिकार दिया जा रहा है। 12 मताधिकार होंगे। तो पार्टी के तहत जितने भी अधिकार बनते हैं, जरूरी उतने अधिकार पार्टी उनको प्रदान करती रहेगी। पूरा जन समाज इसका लाभ उठा सकेगा। जनता अपने हाथ में स्वतः शासन प्रशासन की सभी बातें भागीदारी पूर्वक संचालित कर सकेगी। उसका लाभ जनता को यह प्राप्त होगा कि जनहित प्रतिष्ठित होगा, न्यायोचित हितों की रक्षा होगी और जनता स्वयं अपने हाथों से अपने हितों की रक्षा कर सकेगी। ये जो एक प्राचीन मूल्य है भारत का, सनातन शाश्वत मूल्य है। महाभारत का एक श्लोक इस विषय में हम यहां पर उद्धृत करेंगे आपको समझने के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये महालोकतंत्र का एक श्लोक है जो भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारत में, प्राचीन सनातन पद्धति में विद्यमान था, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई प्रजा को गुलाम बनाने वाला न पहले राज्य था, ना ही प्रजा को गुलाम बनाने वाला कोई राजा था, ना ही कोई प्रजा को दंड देने वाला विधान था, और ना ही प्रजा को दंडित करने वाला कोई दंडदाता, दंडाधीश, ये सब कोई नहीं थे। तो कैसे चलता था? आगे श्लोक कहता है धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। रक्षन्ति स्म परस्परम, इसम जो है भूतकालिक एक क्रिया है, प्रत्यय है, जो ये कहता है था के अर्थ में यूज होता है। तो धर्मेणैव, धर्म के द्वारा ही, धर्म का अभिप्राय यहां पर न्याय से, कि न्याय धर्म के द्वारा ही सारी प्रजा पारस्परिक सहमति से धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, अपने हितों की रक्षा करती थी पारस्परिक सहमति से। तो इस पारस्परिक सहमति की अभिव्यंजना मतदान से होती है कि आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप वोट दीजिए। तो ये वोटिंग प्रणाली, ये जो महालोकतंत्र की बात हम कह रहे हैं, आप देखें कि पूरी शासन सत्ता के सभी अंग जन सहमति पर आधारित थे। उसमें राजा और दंडाधीश, न्यायाधीश और इनका जो है कोई वर्चस्व नहीं है भारतीय सनातन पद्धति में। और महाभारत का श्लोक इसे चीख चीख कर कह रहा है। जैसे जैसे धर्म हटा, सत्य के अनुकूल जो धर्म होता है मानव समाज के लिए, वो न्याय संगत होता है। सत्य कहता है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। भगवद गीता का वचन है जिसमें यह माना जाता है कि परमेश्वर जो है सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है, इसलिए सब समाधिकारी हैं। और सब समाधिकारी हैं तो सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, विद्या प्राप्ति का अधिकार, समान रूप से जीविका रोजगार प्राप्ति का अधिकार, समान रूप से सुविधा आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार, समान रूप से ये चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, भविष्य निधि जैसी सेवाएं संरक्षण कहलाती हैं। तो ये संरक्षण प्राप्ति का अधिकार सबको राजकोष से 25% इन 4 सेवाओं पर समान रूप से बजटीकरण करके प्रत्येक नागरिक को ये सारी सेवाएं यदि सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से सुलभ कराई जाए, सारा जगत धन्य हो जाएगा, सारा राष्ट्र धन्य हो जाएगा। और इस राष्ट्र की प्रेरणा से पूरी दुनिया को रास्ता मिलेगा। पूरी दुनिया का ये विश्वगुरु जो भारत पहले भी रह चुका है, सतयुगीन परिवेश इसने बनाया है, तो पुनः सतयुगीन परिवेश आप उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें फूल हैं फर सदा तरुकानन, रहे ही एक संगज पंचानन। ये सुंदर सुंदर परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। सारे लोग सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, ये सारी बातें कही गई हैं। अगर ये सतयुगीन
परिवेश वापस आ जाए, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये जब आप देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन जो वैदिक व्यवस्था जो रही है वो बहुत उन्नत थी, और उसमें सभी लोगों के लिए सारे प्रावधान है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला सत्यात्मक अद्वैत दर्शन, जो पूरी दुनिया में आत्मा की अद्वितीयता की बात करता है, जिसमें आत्मा खंड खंड ना होकर सबकी आत्मा समेकित रूप से एकात्म है, सभी लोग एकात्म हैं, सब एक ही आत्मा का ये पूरी दुनिया पर व्यापक रूप से प्रभाव है। इसलिए खंडित खंडित आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं मानता वैदिक दर्शन। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स। पंडिता ज्ञानी वही है जो आत्मवत सभी प्राणियों को देखे, अपने से भिन्न किसी को ना देखे, स्वापर का संघर्ष समाप्त कर दे। मैं तू का संघर्ष जहां पर समाप्त हो जाता है वहीं पर सत्य उपस्थित होता है। तो सत्यात्मक जब कोई कानून बनता है तो सबके लिए समुचित हिताधिकारों की व्यवस्था देता है। वो समय आ गया है कि हम लोग पुनः एक सुंदर परिवेश की ओर चलें, न्याय के दर्शन की ओर चलें और अपने धर्म की ओर चलें, जिससे भागकर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई बने और उस सनातन न्याय धर्म को नष्ट कर दिया, उसे फिर से वापस लाए हम लोग, जिसमें 25 साल तक सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम का एक कर्तव्य निहित है कि सभी लोग जो है प्रथम उनका कर्तव्य है कि 25 वर्ष तक विद्यार्जन करें। और कहीं भी पूरे भारतीय इतिहास में कहीं भी शुल्क जमा करने का किसी भी शिक्षण पद्धति में उल्लेख नहीं पाया जाता। अतः प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क अनिवार्य अबाध शिक्षा 25 वर्ष की आयु तक निरंतर दी जाए, केजी से पीजी तक, और उसके अलावा भी सभी प्रकार के प्रशिक्षण भी। शिक्षण के साथ साथ चारों कर्म कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए, कृषि कर्म कौशल, वाणिज्य कर्म कौशल, राज्य कर्म कौशल, नेतृत्व कर्म कौशल। इन चारों कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाए तो पूरी शिक्षण और फिर उसके बाद पूरा प्रशिक्षण दे करके जनता को 25 साल में तैयार किया जाए, और फिर उसको कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व आदि चारों में जिसका जहां प्रशिक्षण हुआ है वहां पर उसकी नियुक्ति दी जाए, उसको संसाधन का मालिक बनाया जाए, उसको किसी का नौकर ना बनाया जाए। किसानों के पास उनकी कृषि भूमि हो, वो कृषि भूमि दूसरे की और उस पर वो नौकर बने, गुलाम बने, मजदूर बने, ये बहुत खतरनाक बात है। ये अमानवीय कृत्य है कि उसको बैल की भांति यूज किया जा रहा है, मालिक की भांति नहीं। तो वो पशु नहीं है। मानव की मानवता तो मिल्कियत में ही है। अगर उसको मिल्कियत नहीं दी जाती, स्वामित्व नहीं दिया जाता, उसे मालिक नहीं बनाया जाता, तो निश्चित रूप से वो किसी का गुलाम हो जाएगा जिसने जमीन हथिया ली है। तो ये इसीलिए जमींदारी उन्मूलन करना पड़ा पूरी दुनिया में, ताकि किसानों को जमीन मिल सके। लेकिन धीरे धीरे बदमाशों ने उसे वापस कैप्चर कर लिया, और आम जो किसान है उसके पास आज भी वो भूमिहीन ही है। भूमि उसके पास कृषि भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रति परिवार 5 एकड़ तक की कृषि भूमि सुलभ कराने की बात न्याय धर्म सभा कहती है कि जितने भी लोग कृषि कर्म करना चाहते हैं तो या उसके लिए पात्र हैं, तो उनको जो है न्यूनतम 5 एकड़ कृषि भूमि सुलभ होनी चाहिए। इससे अधिक कोई रखे रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनको कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं होती, तो एक प्रति परिवार एक रोजगार के सिद्धांत को अपनाते ही ये सभी जमीनें अपने आप किसानों के पास पहुंच जाएंगी। वाणिज्यिक पूंजी का अधिकार वणिकों के पास चला जाएगा जो व्यापार उद्योग व्यवसाय करेंगे, और राजकीय वेतन राजकर्मियों के पास जाएगा, तो उनको कृषि और वाणिज्य संपत्ति की जरूरत नहीं है। और नेतृत्वकर्ताओं को नेतृत्व भत्ता प्राप्त होता है, तो उनको नीचे की तीनों संसाधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए प्रति परिवार एक रोजगार का सिद्धांत इन 4 प्रकार की संपत्तियों के माध्यम से उनको सुलभ हो जाता है। अब 5वां जो वन संपदा है उसको इससे भिन्न रखा जाए। वन संपदा को पशु पक्षियों के लिए छोड़ा जाए,
वनवासियों के लिए छोड़ा जाए, जो जंगल में ही रहना चाहते हैं उनके लिए छोड़ा जाए, चोर डाकुओं के लिए छोड़ा जाए कि वो भाग के अपना जहां रहना चाहते हैं वही जंगल में भाग जाए वहीं रहने। तो समाज में वो आतताई बन के टहलते हैं। तो जितने आतंकी, चोर, लुच्चे, लफंगे ऐसे जितने भी रहते हैं, डाकू, बदमाश, तो उनको सबको जंगल में रहने की अनुमति होनी चाहिए। उनको सजा देने की जरूरत नहीं है। जो भी अपराधी सिद्ध होता है तो उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए। अगर समाज के नियमों को नहीं मानता है, अपराध करता है, तो 2-3 बार अपराध अगर उसका सिद्ध होता है तो तीसरी बार में सामान्य अपराध में उसे बाहर ड्रॉप करो। मध्यम अपराध है तो उसको दूसरी बार में बाहर ड्रॉप करो। समाज की नागरिकता की आवश्यकता नहीं है उसको। और अगर कोई जघन्य अपराध उसका सिद्ध होता है न्यायालय द्वारा तो उसको एक ही बार में उसकी नागरिकता समाप्त करके और उसे बाहर करें। और उचित समय पर उसे, अगर वो सुधार की बात करता है तो उसे वापस भी लें, कुछ महीनों के लिए, फिर कुछ वर्षों के लिए। धीरे धीरे उसके आचरण को देखते हुए अगर उन्नत हो जाता है, उसका आचार व्यवहार देखें और फिर उसको आगे स्वीकार कर लें, अगर वो सात्विक रूप से रहना चाहता है तो, नियमों को मानता हुआ। लेकिन किसी को दंडित करना, दंडनीय अपराधी ठहराना, मारते कूटते रहना, गाली देना उसको, ये सब अभिशप्त जीवन है। और किसी भी पुलिस को या किसी को भी इस तरह से जनता के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, गाली देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इनसे सबसे आप सावधान रहें। रिमांड पे ले लेके ठुकाई करना, शाम को उनको पेड़ों में बांध के मारना, उनके ऊपर तरह तरह की डंडे, बांस सब धुनाई करना, ये कहीं का अमानवीय कृत्य है। आप ये इसको सामाजिकता, मानवता, ये सब में नहीं ले सकते। इस दुष्टता का अंत होना चाहिए कि पुलिस सब जनता को गाली देती फिरती है, सर्वत्र दिन भर लोग गालियां खा रहे हैं, उनसे थप्पड़ खा रहे हैं, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। इस मानवीयता से ऊपर उठना होगा। संवेदनशील पुलिस रिकमेंड होनी चाहिए। जिनमें संवेदना नहीं है उनकी नियुक्ति वहां न की जाए और प्रशासनिक पदों पर संवेदनशील व्यक्तियों को ही रखा जाए जिनका इमोशनल क्वोशंट विकसित है। ईक्यू के टेस्ट के बिना किसी को भी पीक्यू आईक्यू देख करके, सीना चौड़ा देख करके उनको भर्ती कर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। संवेदना ही नहीं है तो सेवा क्या करेगा। तो जनसेवा के लिए उनकी जो जनसेवा है वो जानलेवा हो जाएगी। तो इसलिए संवेदनशील पुलिस की जरूरत है, संवेदनशील आर्मी की जरूरत है, संवेदनशील मास्टरों की जरूरत है, शिक्षकों की, संवेदनशील डॉक्टरों की जरूरत है, संवेदनशील सभी प्रकार के जो जनसेवी लोक सेवा आयोग इत्यादि से भर्ती होते हैं या राजकीय किसी भी पद पे भर्ती होते हैं, उनको सभी को सेवा भावना की उनकी जांच होनी चाहिए। संवेदना ही सेवा का मूल है। संवेदना, सेंसिटिविटी जितनी बढ़ी चाहिए है उतनी उसकी जांच करके देखी जाए और जिनको कम से कम 50% से अधिक जिनका ये क्राइटेरिया सिद्ध होता हो, उनके अंक आते हैं, उसमें संवेदनशीलता की जांच उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको उसमें लिया जाए। तो जैसे जैसे आप लोग इस बात को देखेंगे कि यदि न्यायशील एक व्यवस्था अपनाई जाए, पात्रतानुसार पद नियोजन हो, समान बजटीकरण का प्रावधान हो चारों जनाधिकारों पर, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये चारों जनाधिकार 25-25% बजट वाले करके और इनको 4 प्रकार के कर्मचारी भी बना के नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक ग्राम में एक स्कूल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्कूल, एक अस्पताल, एक बैंक, एक डाकखाना, एक खेल का मैदान, एक कृषि सेवा केंद्र, एक वाणिज्यिक सेवा केंद्र, ये सभी चीजें, एक प्रशासनिक कार्यालय, ग्राम संसद, ये सभी चीजें बनाई जानी चाहिए। और ताकि प्रत्येक गांव, जब ये समान रूप से सबको सारी सेवाएं मिलेंगी तो उसमें कम से कम 100 कर्मचारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय नियुक्त किए जाएं, ताकि वहां के बाजार में माल बिक सके और वहां बाजार क्रिएट हो सके। जब तक ये बातें लागू नहीं होंगी, न्याय धर्म सभा के ऐसे 111 प्रस्ताव हैं जो इनके 111 न्याय प्रस्तावों को क्रियान्वित करते ही ये जगत जो है, ये राष्ट्र जो है, ये धन्य हो जाएगा। और इसे आप जितना समझेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसे समझ के आगे आए और न्याय धर्म सभा ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसारण करें, दूर दूर तक पहुंचाएं। और ये भारत की ही जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल जरूरत है। इसे नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका सभी जगह एनडीएस की पार्टी जो है क्रियान्वित होनी चाहिए। वहां उनके कानूनों के अनुसार ऐसी न्याय धर्म सभाएं गठित की जानी चाहिए
और सभी जगह इन पार्टियों के द्वारा जनता के साथ न्याय हो, कोई भी आदमी तकलीफ में ना पड़े, कोई भी मनुष्य मानवीय जीवन जीने को विवश ना हो, कोई किसी के हितों को नाश ना करे। इन बातों का जैसे ख्याल रखते हुए आप लोग करेंगे तो ये सारा जगत जो है सुखों से भर जाएगा, समृद्धि से भर जाएगा, कोई दर दर की ठोकर नहीं खाएगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, सबको संरक्षण मिलेगा, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी समस्त सेवाएं निःशुल्क रूप से मिलने लगेंगी। एक संवेदनशील सरकार, एक न्यायशील सरकार, एक विवेकशील सरकार की आवश्यकता है। जब तक हम लोग अपना शासन प्रशासन, विवेकशील शासन और संवेदनशील प्रशासन अगर हम नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग ठोकर खाते रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं, आगे भी ठोकर खाते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे। इस दुख से बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग इसे ठीक से जाने समझें और न्याय धर्म सभा से संपर्क करें, इससे बातें करें और इन बातों को आगे बढ़ाएं। सभी पार्टियों को हमने ये सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन चूंकि उनका सिस्टम ऐसा था कि वो न्याय के सिद्धांत पर खड़े हुए ही नहीं थे, उनकी पार्टी के अंदर भी न्याय नहीं है तो बाहर न्याय कहां से होगा। और न्याय के अपने अपने कंसेप्ट बनाते रहने से नहीं, बल्कि सैद्धांतिक आधार पर फैसले होने चाहिए थे कि न्याय का कुछ एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि अलूल जलूल कुछ भी न्याय बक लोगे और सब न्याय हो जाएगा। न्याय में समाधिकारिता होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, तो उसमें समता और औचित्यता का संयोग होना चाहिए। औचित्यता का निर्णय करने के लिए मौलिक चारों आयामों का उसमें विचार होना चाहिए, चारों आयामों का परीक्षण होना चाहिए, जिसमें देश काल, परिस्थिति और परिणति के माध्यम से औचित्य का निर्णय होना चाहिए। तो जब ये सभी बातें आप जानेंगे, समझेंगे तो बहुत निश्चित रूप से लट्टू होंगे और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जिन लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया कि क्या गारंटी है कि न्याय धर्म सभा ये सब दे देगी, उनको ये आश्वस्त होना चाहिए कि न्याय धर्म सभा दे ही चुकी है तुमको और पहले ही अधिकार इसने दे दिया है। ये आप नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना और नियम पारित नियम खारिज, नीति पारित नीति खारिज, निर्णय पारित निर्णय खारिज जैसी तमाम आंतरिक बातों की छूट तो न्याय धर्म सभा दे ही रही है। और जब ये वहां सत्ता में अगर आती है तो शासन सत्ता में प्रतिष्ठित होते ही ये इन सभी मुद्दों पर संवैधानिक इसका पर्यवेक्षण करेगी और इसे यथाशीघ्र इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी इसके लिए प्रयत्न होते होंगे संवैधानिक रूप से वो सब किए जाएंगे। न्याय धर्म सभा सभी देशों के संविधान का आदर करती है। अपने भारतीय संविधान में भी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की चर्चा है। इसकी उद्देशिका में प्रीएम्बल सेज कि इसमें तीनों न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों न्याय की चर्चा है। राजनीतिक न्याय इसे ही कहते हैं। आज तक इसको बताया नहीं गया क्योंकि सभी पार्टियां अंधी थीं, उन्होंने जानबूझ के ही अंधेरा फैलाया हुआ था। तो उन्होंने राजनीतिक न्याय लिख तो गया था संविधान में, लेकिन उसकी व्याख्या कभी नहीं की गई। राजनीतिक न्याय का मतलब ही यही होता है कि राजनीति में सार्वजनिक भागीदारी, समान रूप से सबको भागीदारी होनी चाहिए थी। तो भागीदारी करने के लिए मताधिकार देने पड़ेंगे। तो वो सब इसीलिए साइलेंट रहे कि अगर सरकार के तीनों स्तंभों में मताधिकार जाएगा तो वो बेईमानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जन सहमति के विरुद्ध कोई काम आप नहीं कर सकेंगे। तब जनमत हर चीज में कराना पड़ेगा। तो जब मतदान होगा तो बहुमत से पारित खारिज होने लगेगा सब आपका नियम, नीति, निर्णय। तो उस समय आप बेईमानी कैसे करेंगे? तो जनहित के विरुद्ध जाके ही आप बेईमानी करते हैं, जनता के हितों का नाश करके ही उसका शोषण करते हैं। तो अगर इस तरह से बेईमानी करेंगे तो जनता उससे सहमति नहीं देगी। जनता सहमति नहीं देगी तो आपका कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा, आपका कोई भी नीतियां पारित नहीं होंगी, आपके कोई भी निर्णय नहीं पारित होंगे। अब आप सरदार भगत सिंह को कोई कोर्ट जो है अगर सजा दे देगा तो सरदार भगत सिंह को फिर जनता तो उनका जाहिर है उससे सहमत नहीं होगी। जो जनहित के लिए काम करता है जनता उसे प्यार करती है। और मान लीजिए कोई ये नीति बना दिया कि जनरल डायर आया, उसने कहा कि कहीं कोई सभा चल रही है, चलो उसमें चारों तरफ से घेर के गोलियों से खून डालो, जलियांवाला बाग कांड कर दो।
तो जलियांवाला बाग की जो नीति ये लागू होगी, तो पहले अगर लोकतांत्रिक होगा शासन तो पहले इस नीति के लिए आपको जनता से जनमत लेना पड़ेगा। और जनमत लेने जाओगे जब, तो जनता ये क्यों कहेगी कि हमारे ऊपर गोली चलाओ, तो जनता इसे खारिज कर देगी। तो जलियांवाला बाग कांड नहीं होगा। तो आप लोग अगर अपनी बेईमानी को त्याग करके और जो 95% जनता है इसके अनुकूल चिंतन करना शुरू कर दोगे, तो आपका जनरल डायर से छुटकारा हो जाएगा। दोबारा कभी कोई मंगल पांडे नहीं सताया जाएगा, दोबारा किसी लक्ष्मीबाई का कत्ल नहीं होगा, दोबारा कभी कोई राजा प्रजा माने दोनों सुखी हो जाएंगे। तो कोई धरना आंदोलन, अभी किसानों का धरना आंदोलन 1 साल चला, फिर भाजपा को मजबूर होकर तीनों विधेयक वापस लेने पड़े। तो ये अभी गिड़गिड़ करके सब काम होता है, लड़ाई करके होता है, बेईमानी करके होता है और डर के मारे होता है। तो ये जो है यदि महालोकतंत्र वास्तव में अपना ले लोग, तो ये विधेयक किसान लोग पहले ही खारिज कर देते, तो उनको आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। और अगर किसान भी बेईमान होते और पूरी जनता इससे सहमत होती, तो किसानों की बेईमानी का भी पर्दा उतर जाता। ये तो बहुमत कराने से पता चलता कि आप चलिए वोटिंग कराइए, अगर बहुमत उसके पक्ष में है तो पारित होगा, बहुमत अगर विपक्ष में है तो खारिज हो जाएगा। तो वो तीनों विधेयक जनमत से ही वो खारिज हो गए होते अगर जन विरोधी हैं तो जनता को वहां पे, किसानों को बेचारे पड़े रहे वहां पे, हजारों की संख्या में हमने सुना है कि उनकी मृत्यु हो गई आंदोलन के दौरान। बहुत तकलीफ का विषय है, बड़ी संवेदना है हमारी तो ऐसे लोगों के साथ कि जो अपने हितों के लिए भी उनको धरना आंदोलन करना पड़ता है। ऊपर नेता अपना ही भेजे हैं और उसी के विरुद्ध धरना दे रहे। तुम कैसे मजबूर हो गए हो कितने कि तुम अपनी ही सरकार से कोई काम नहीं करवा पा रहे हो और उसके लिए तुमको मरना तक पड़ रहा है। तो ये तो जनरल डायर जैसे हालात हैं। तो भैया ये तो सीधा सीधा इसको महालोकतंत्र अपना लेते तो ये समस्या ही खत्म हो जाती। तो उसमें सबको वोटिंग का अधिकार मिल जाता सभी मुद्दों पर। न्यायधर्म सभा अपनी तरफ से तो इसको वोटिंग का अधिकार दे ही चुकी है। तो पार्टीगत आंतरिक इसके मामलों की अंदर आप चुन सकते हैं। हमारा नेता अगर कोई आपके चुनने के बाद अगर वो काम नहीं करता तो आप पार्टी अनुमति देती है कि आप इसे खारिज करें। संविधान जब देगा तब देगा। हम पार्टी की तरफ से उसको इस्तीफा दिलवा के और दूसरा चुनाव करवाएंगे चुनाव आयोग से कि ये जब अयोग्य है तो ये क्यों चुना गया। जनता इसे नहीं चाहती है, इसने काम नहीं किया है, जैसा इसने प्रॉमिस किया उस तरह का काम नहीं किया, पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत गया, तो इसको हटाओ। न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अगर जो नहीं चलता तो पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत। पार्टी का तो एक एजेंडा है न्याय न्याय न्याय, अन्य किसी बात पे इसको काम नहीं करना है। बात साफ है कि जनता को पार्टी ने तो अधिकार दे ही दिया है। एनडीएस पार्टी जो है ये अधिकार आपको दे ही रही है, तो इसलिए शंका की कोई जरूरत नहीं, ये तो पहले ही दे चुकी है। तो देगी कि नहीं देगी का प्रश्न ही नहीं उठता। जनता जब ये आपको अधिकार दे ही दिया है कि आप इसे जहां मर्जी वहां लिखवा, नहीं तो लिखित में जारी किया हुआ है, राइटिंग में ही है जारी, इसके एजेंडे में घोषित है सब बातें। तो हम लोग और भी जहां जनता चाहे वहां लिखवा के पार्टी अपनी देने को राजी। कमिटमेंट इसका जारी कि जब भी कोई अगर हमारा नेता गड़बड़ी करता है तो आप उसे खारिज करके बाहर करो, मंत्री भी बना दें, और अगर वो काम नहीं करता है न्यायोचित तो आप उसे बाहर कर लीजिए उसके द्वारा। और कोई भी उसके द्वारा मंत्रालय के द्वारा कोई भी नीति वहां लागू करने से पहले हम जनमत संग्रह कराएं। जनता अगर पक्ष में होगी तभी हम उसको वहां इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पार्टी का सिद्धांत है। तो इतनी पवित्र पार्टी आपको दुनिया में कहीं मिलेगी ही नहीं। अब इसके अलावा किसी को वोट दे के क्या करोगे। तो सारे लोग इसको ठीक से समझ लो और इसी पार्टी को वोट दिया करो। जब इसका मंत्री सही काम ना करे तो इसको वापस ले लिया करो। पार्टी तो सहमत ही है। अच्छा, दूसरी कोई पार्टी दुनिया की इस बात से सहमत ना होगी, क्यों? वो तो बड़े बड़े खैबरदार लोग हैं, तो वो लोग कहां से आपको ये अनुमति दे देंगे। ये तो न्याय के सिद्धांत को जो स्वीकार करता है वही आपको ये अधिकार दे सकता है, दूसरा कोई क्यों देगा। तो उन्होंने न्याय के सिद्धांत पे पार्टी ही नहीं खड़ी की हुई है, उनका तो एजेंडा ही अन्याय है, न्याय के विरुद्ध है। तो फिर उस एजेंडे में आप न्याय की आशा क्यों करते हो। और ये न्यायधर्म सभा तो ये नाम ही बताता है कि इसको न्याय ही इसका धर्म है। ऐसी की ये सभा है, सभा माने पार्टी।
तो जब ये न्याय धर्म ही सभा है, न्याय के अतिरिक्त इसका कोई धर्म ही नहीं होता। ये पार्टी एक ही धर्म का पालन करती है, वो है न्याय। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको न्याय की है प्यास, और एनडीए से है इस न्याय की प्यास की बुझने की आस। न्याय का जल एनडीए से दे पाएगी। तो आप सब समझ सकते हो कि जनता को 95% आदमी के हितों की रक्षा जनता ये कर रही है, और उन 5% चोर चक्कों को भी दिक्कत कुछ नहीं है। उनको भी, उनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। जो अभी न्याय विरोधी हैं उनके बच्चों को भी हम लोग शिक्षा देने के लिए राजी हैं, उनके युवाओं को रोजगार देने के लिए राजी हैं, उनको बस्ती में आवासीय सुविधा देने के लिए राजी हैं, सर्वोपयोगी सीमा तक सब निःशुल्क, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, सारा उनको निःशुल्क सेवाएं देने के लिए उनको भी व्यवस्था दी जा रही है। तो जो 5% बदमाश वर्ग है जिसने सदियों से अन्याय किया है, वो भी समाज में घुसा हुआ है, लेकिन उसके भी बाल बच्चों को हम लोग पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं उनके बदमाशी के बावजूद। तो जो सहमत नहीं है न्याय से, उनके लिए भी हम लोग उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं न्यायोचित। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी इस पार्टी की संवेदना है। तो 95% तो पिस रहा है युगों से, उसके हितों की तो रक्षा कर ही रहे हैं हम लोग। अब 5% जो इसका जो शोषक वर्ग है उसके लिए भी हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। इस पार्टी को सब लोग आराम से चुन सकते हैं और आराम से इससे संवाद कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, इससे कमिटमेंट ले सकते हैं। और ये जो पार्टी कह रही है उसको पूरी तरह से कमिटमेंट लेटर और इसको स्टाम्प पेपर भी लिख के देने के लिए तैयार है पार्टी कि आप जैसा चाहें, जिस तरह से आपकी संतुष्टि होती है वैसा करें, क्योंकि आपको न्याय की जरूरत है। न्याय की पूर्ति करना ही न्याय धर्म सभा का उद्देश्य है, दूसरा कोई इसका उद्देश्य ही नहीं है। तो इसके सभी लोग इसी उद्देश्य से पवित्र हैं, और इससे हट करके वो कोई काम करते हैं तो जनता उन्हें खारिज कर सकती है, उन्हें अपदस्थ कर सकती है, उन्हें पदों से हटा सकती है। तो नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, ये सभी अधिकार जनता को हम लोग दे रहे हैं पार्टी के अपने एजेंडे के भीतर से दे रहे हैं। वहां तो जब जाएंगे, जब विधेयक बनाएंगे तो सभी पार्टियों को करना पड़ जाएगा तब तो। अभी लेकिन अपनी पार्टी के तहत हमारे पार्टी से जो जीतने वाले नेता मंत्री बनने वाले हैं उनको हटाने का अधिकार हम जनता को अभी से देते हैं। अगर वो न्याय का काम नहीं करते हैं, न्याय द्वारा ये इसके घोषित एजेंडे के बाहर जाते हैं, घोषित इसके कार्यक्रम के अनुरूप नहीं काम करते हैं, तो आप उन्हें बाहर कर दीजिए और हम उनसे इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा लेके और उनको बाहर बैठाएंगे और दूसरा नेता हम खड़ा करेंगे, दूसरा देंगे आपको, आप उसे चुन के भेजिए, वो आपका काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन है एक्चुअली। पिछले 32 सालों से इसको हमने ग्राउंड दिया है। ये सडन नहीं आ गई है पार्टी, ये बहुत सोचा समझा है, बहुत देखा भाला गया है, इस पर बहुत काम हुआ है और इस पर भारी तपस्या इस पर इन्वॉल्व है, सामान्य बातें नहीं है। पूरा ये वैदिक दर्शन इसके पीछे इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया को जो भाग भाग के बेचारे बौद्ध हो रहे, भाग भाग के मुसलमान हो रहे, वो सताए जाने, उनके साथ अन्याय हुआ, तो अन्याय के कारण वो लोग भागे हैं, आज भी भाग रहे हैं। तो वो भागे क्यों? बल्कि जो चले गए हैं इधर उधर, वापस फिर से सनातन धर्म में वापस आ सकते हैं। उनको कहीं भागने टूटने की क्या जरूरत है? जात के आधार पर सताए जाने की क्या जरूरत है? और धन के आधार पर सताए जाने की क्या जरूरत है? निजी उनके स्वतंत्रताओं का नाश करने की क्या जरूरत है? तो कोई भी आदमी, ना किसी को भागने टूटने की जरूरत है और ना कहीं जाने आने की जरूरत है। जो जहां है उसी तरह रहा है, उसको सिर्फ न्याय उसके साथ होना चाहिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भाई जितने भी संवर्ग हैं, उन सबके हितों का एक अद्भुत स्वागत है। उनके हितों की संरक्षण की ये पूरी गारंटी है न्याय धर्म सभा। तो एनडीए पार्टी वास्तव में आप सबके निश्चित रूप से दिलों को स्पर्श करेगी, आपके दिमागों को हिलाएगी और आपके हाथों को इसके लिए काम करने को विवश करेगी। प्यार से, समझ से, आपकी समझ को, आपके हृदय को ये प्रेरित करेगी कि आप इसके लिए निश्चित रूप से चल पड़ेंगे और इसका आज नहीं तो निश्चय कल आप इसका जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इसी आह्वान के साथ हम आपको ये कमिटमेंट देते हैं कि ये पार्टी निश्चित रूप से, आप सभी निश्चिंत रहें, इसका उद्देश्य पवित्र है, न्याय धर्म सभा इसके नाम से ही स्पष्ट है
और ये इसी न्याय को ही धर्म के रूप में स्थापित कर रही है। और निजी जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं सबके अपने अपने रहेंगे, सभी का स्वागत है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जिसको जो अच्छा लगता है वैसा अपना अपना जीवन जिए, अपना अपना वैसा कपड़ा पहने, अपना खाना खाएं, अपनी जैसी उपासना करना चाहते हैं वैसी उपासना करें। जिसको जो करना है, जिसको राम राम जपना है राम जपे, हनुमान जपना है हनुमान जपे, किसी को रामायण पाठ करना है वो करे, किसी को गीता पढ़नी वो पढ़े, किसी को कुरान पढ़नी वो पढ़े, किसी को बाइबल पढ़नी वो पढ़े, किसी को जीसस को प्रेम करना है उसको करे, जो भी करना करो, लेकिन न्याय तो तुमको चाहिए। चाहे जहां रहो तुम, गुरबाणी का पाठ करो, चाहे जो करो, लेकिन बिना न्याय के, बिना शिक्षा के, बिना रोजगार के तुम्हारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। और अब वो सारी गुरबाणी और सारी बाइबल और वेद और सारे तुम्हारी प्रार्थनाओं का ही शायद ये परिणाम हो कि तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पार्टी भगवान ने भेज दी, तुम्हारे जीसस ने, तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे राम ने, तुम्हारे कृष्ण ने। शायद तुम्हारी उपासना का ही ये फल हो सकता है कि इतनी अच्छी पार्टी तुम्हारे बीच में पैदा हो गई है और तुमको ये सुंदर जीवन देने के लिए आतुर है, आमादा है, और दे भी देगी। कभी ना कभी तुम समझ ही जाओगे और इसके साथ सहमत भी होगे और कदम से कदम मिला के चलोगे। आप सभी को शुभकामनाएं इस पार्टी की तरफ से कि आप सबका जीवन न्यायपूर्ण बने, आपके न्यायोचित हितों की रक्षा हो। पार्टी शुभ कामना के साथ इस बार चुनावी उसमें उतर चुकी है और धीरे धीरे पूरे देश और पूरी दुनिया में ये पहुंचेगी, अपनी बात पहुंचाएगी। अब पूरी दुनिया को न्याय की भूख और प्यास है। हर आदमी बहुत सताने की पराकाष्ठा तक चला गया है। अब बहुत सत चुका, बहुत तकलीफें उठा चुकी हैं। अब उनके हित जो है सुरक्षित किए जाएंगे। न्याय धर्म सभा इसमें आगे बढ़ रही है। एक भले आदमियों का सारा एक संगठन ही हमने बना दिया है जिसमें कोई भी, सबका वेलकम है और सब एक दूसरे को वोटिंग कर करके पदाधिकारी बना सकते हो, नियुक्त कर सकते हो। और पात्रता का परीक्षण भी इसमें रखा गया है, तो सभी लोग पात्रता पूर्वक और पूरी लोक बहुमत पूर्वक सभी कामों को कर सकेंगे। इतनी ये पवित्र पार्टी है, आप सब समझ सकते हैं इसके महत्व को। आप सब आज आप सबको ऑनलाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम पुनः इस पर पार्टी के इसी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और तब तक आप सभी लोग एक हफ्ता प्रतीक्षा करें। हम पुनः उपस्थित होंगे 8 से 9 के बीच में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।